लेकिन रास्ते में हमको एक बहुत ही दुख भरी खबर देखने को मिली। और मैं आपको भी दर्शन कराऊंगा। और अभी आरती का टाइम है, इसीलिए हमने ये टाइम चूज किया है। हर हर शंभू। मुक्तेश्वर नैनीताल की इस आध्यात्मिक और प्राकृतिक यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुक्तेश्वर आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा काठगोदाम। काठगोदाम आने के लिए आपको दिल्ली से ट्रेन और बसेस भी मिल जाएगी। हम आए जयपुर से, हमको लेकर के आई एक राम दलाल की बस जो कि बहुत कंफर्टेबल थी। और ये रहा बोर्ड, एक तरफ रास्ता जा रहा है नैनीताल, हम खड़े हैं अभी हल्द्वानी बाईपास पे। यहीं से हमारी टैक्सी हमको हमारे आगे के रास्ते पे लेकर के जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, गुड मॉर्निंग। तो मैं पहुंच चुका हूं काठगोदाम, जिसको हल्द्वानी भी बोलते हैं। हमारी बस ने हमको यहां पे ड्रॉप किया है और हमने यहां से कर ली है टैक्सी। हमने ली है यहाँ से इनोवा क्रिस्टा, जो कि अब हमको लेकर के जाएगी मुक्तेश्वर। हमारे जो बाकी लोग हैं वो आ रहे हैं, तो हम जाएंगे आज मुक्तेश्वर। आपको दर्शन कराएंगे मुक्तेश्वर धाम के। और कल सुबह हम वहां से निकलेंगे वापस, और आपको हम दर्शन कराएंगे गोलू देवता टेम्पल के और हनुमानगढ़ी के और हमारे कैची धाम के। तो ये जो 2 दिन का जो भक्ति व्लॉग है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ प्राकृतिक नजारों से भरे हुए मुक्तेश्वर के सफर पे। बिना देर किए चलते हैं हम। लेकिन एक सबसे अच्छी बात, पूरे व्लॉग में जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको ये जो रास्ता है बहुत ही अच्छा लगने वाला है। क्योंकि हम आए हैं मानसून के अंदर, जहाँ पे प्रकृति अपने आप ही अपना श्रृंगार कर लेती है। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं इस सफर को। काठगोदाम से जैसे जैसे मुक्तेश्वर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे शहर की भीड़ पीछे छूटती जाती है और सामने शुरू होता है पहाड़ों का वो खूबसूरत सफ़र, जहां हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। घुमावदार पहाड़ी सड़कें, चारों तरफ हरे भरे जंगल और ठंडी हवा, और पहाड़ों के बीच से गुजरती ये सड़क, ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए ज़िंदगी की सारी भागदौड़ यहीं कहीं पीछे छूट गई हो। इस रास्ते की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत है एक आध्यात्मिक सफ़र। कभी सड़क बादलों के बीच से निकलती है, तो कभी दूर तक फैली पहाड़ियाँ एक मनमोहक नज़ारा दिखाती है। और जैसे जैसे मुक्तेश्वर धाम करीब आता है, पहाड़ों की खूबसूरती और भी बढ़ती जाती है। काठगोदाम से रवाना होने के बाद हम रुके हैं अभी कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरे पीछे है जोशी रेस्टोरेंट, जो कि काठगोदाम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे आता है। तो अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो आप यहाँ पे चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, कुछ अंदर लेते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद हम आगे जाएंगे मुक्तेश्वर की तरफ। बीच में मैं आपको भीमताल के भी दर्शन कराऊंगा, इसलिए इस भक्ति व्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहें। भीमताल भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि नैनीताल, लेकिन भीमताल एक तो छोटा है और दूसरा वहाँ पे भीड़ कम रहती है नैनीताल के कंपैरिजन में। लेकिन आज जो छुट्टी का माहौल था, उसकी वजह से भीमताल में भीड़ बहुत कम है। अभी हम मुक्तेश्वर के रास्ते में हैं और अभी हम पहुंचे हैं भीमताल। अब आपको एक बार मैं रुक करके भीमताल का नज़ारा दिखाता हूं। आज बारिश नहीं है, ये एक हमारे लिए थोड़ा एक अच्छा साइन है। चलिए अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए भीमताल के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। शनिवार है और मोस्ट प्रोबेबली अभी जो भीड़ है वो थोड़ी कम है, लेकिन कल हो सकता है संडे को वापस से यहाँ पे भीड़ हो जाए। और अब हम चलेंगे भीमताल से मुक्तेश्वर वाली रोड पे, और आगे किस तरीके से क्या क्या नज़ारे मिलने वाले हैं, कौन कौन से मंदिर आपको मिलने वाले हैं, वो मैं आपको इस पूरे रास्ते में दिखाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस मुक्तेश्वर की यात्रा में। भीमताल क्रॉस करने के बाद जैसे जैसे हम मुक्तेश्वर की तरफ
बढ़ते जा रहे थे। रास्ता और नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। दोनों तरफ पेड़ और प्रकृति खुद का श्रृंगार कर रही थी। इस दिन हमें सबसे बढ़िया जो फ़ायदा मिला, एक तो वो मिला कि इस दिन छुट्टी थी और 15 अगस्त को बारिश का मौसम होने के बावजूद भी हमें पूरे रास्ते बारिश नहीं मिली। अच्छी खासी धूप निकल रही थी, तो वो भी हमें अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, चीड़ के जो पेड़ थे वो अपने आप ही ऐसा लग रहा था कि हमारा स्वागत कर रहे हो। पूरे रास्ते हमें हल्की हल्की धूप देखने को मिल रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर बन रहे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि हमें बारिश नहीं मिली, जिसकी वजह से हम ये नज़ारे अच्छे से हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड कर पाए। मुक्तेश्वर से पहले हम रुके एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल पे, जिसका नाम है भालूगढ़ वाटरफॉल। वहाँ का नज़ारा देखने के बाद आप मुझे भर भर के लाइक देने वाले हैं, क्योंकि सही में ये बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है। अगर आप मुक्तेश्वर धाम आते हैं तो आप सब भालूगढ़ वाटरफॉल ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो आपकी यात्रा की थकान है वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं भालूगढ़ वाटरफॉल। मुक्तेश्वर के रास्ते में एक बहुत ही अच्छा स्थान आता है, भालूगढ़ वाटरफॉल। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे होंगे कि कितना अच्छा नज़ारा है। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ भालूगढ़ वाटरफॉल, जहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो बिना देर किए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ नीचे। यहाँ पे एक कुछ चार्जेस जरूर करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना टिकट है। वैसे यहाँ दिख रहा है 60 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ के चार्जेस हैं। अब मैं बिना देर किए आपको लेकर के चलता हूँ भालूगढ़ वाटरफॉल, जो कि बारिश के महीने में देखते ही बनता है। ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जिसकी कॉस्ट है 60 रुपये। और हमने ले लिए हैं 4 टिकट भालूगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए। यहाँ पे हमने टिकट तो ले लिया है, बट जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है कि यहाँ पे हम नहा नहीं सकते, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। तो हम नहा नहीं सकते, लेकिन मैं आप लोगों को जब दिखाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो जो वाटरफॉल है वो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो अब मैं आपको बिना देर के लेकर के चलता हूँ 940 मीटर दूर भालूगढ़ वाटरफॉल। ये है यहाँ का बुरांश शरबत, जो कि यहाँ का स्पेशली यहीं का एक फ्लावर होता है, उससे बनाया जाता है। दीदी हैं जो एक शॉप ओन करती हैं भालूगढ़ वाटरफॉल पे। दीदी ये जो यहाँ पे ये बुरांश का जो एक जूस है, इसके बारे में कुछ बताइए ना, आप क्या है? जी बिल्कुल, जो बुरांस है ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर होता है। स्पेशली इसके हेल्थ बेनिफिट रहते हैं। ओके, किस टाइप के? जैसे कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट, अस्थमा, बीपी, शुगर के लिए। इसका स्पेशली नेचुरल गुण होता है जो बॉडी को ठंडा रखता है। ठीक है जी, और बाकी सारे प्रोडक्ट आपको ये होममेड मिलेंगे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग खुद करते हैं। ओके, तो ये जो बुरांश है खाली उत्तराखंड में ही होता है या हिमाचल में? नहीं, हिमाचल में भी होता है, कई क्षेत्रों में होता है ये, बट स्पेसिफिकली जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे होता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे जो भी आए वो बुरांश का जो जूस है वो जरूर लेकर के जाए। बिल्कुल, जो भी आता है वो बिल्कुल बुरांस का जूस जरूर लेके जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये है भालूगढ़ वाटरफॉल का पूरा ट्रैक, लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर बारिश नहीं आती है तो आप ये देख सकते हैं कि आराम से आप इस पे चल सकते हैं। मोटे मोटे पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आपको ट्रैक करने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर बारिश आ जाती है तो आपको एक रेनकोट और छाता आपको जरूर लेकर के आना होगा। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह है, तो इसको साफ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए हैं भालूगढ़ वाटरफॉल, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। अब मैं बिना देर किए आपको भालूगढ़ वाटरफॉल के बढ़िया बढ़िया सीनरी व्यू आपको दिखाने वाला हूं। यकीन मानिए, मुक्तेश्वर की इस यात्रा में भालूगढ़ वाटरफॉल आपको आना ही चाहिए।
आप बारिश में मुक्तेश्वर आते हैं तो प्लीज़ आप भालूगढ़ वाटरफॉल ज़रूर आएँ, क्योंकि बारिश के टाइम पे ही यहाँ पे आना वर्थ है। आपने जो क्लिप्स देखी यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ से मुक्तेश्वर की ओर। भालूगढ़ वाटरफॉल के बाद अब हम जा रहे हैं बिल्कुल मुक्तेश्वर की तरफ, और अब हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो होगा मुक्तेश्वर धाम। यकीन मानिए भालूगढ़ वाटरफॉल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक स्थान है। अगर आप मुक्तेश्वर धाम आते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप भालूगढ़ वाटरफॉल के लिए रखिए, चाहे से आप दोस्तों के साथ आएँ, चाहे से आप परिवार के साथ आएँ। तो चलिए अब आपको प्राकृतिक नज़ारों के दर्शन कराते हुए हम आपको लेके चलते हैं मुक्तेश्वर धाम, और आज की शाम हम आपको कोशिश करेंगे कि आरती दिखाएं मुक्तेश्वर धाम महादेव की। जैसे जैसे आप मुक्तेश्वर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यकीन मानिए आपके दिल और दिमाग में सुकून बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ बड़े बड़े चीड़ के पेड़, और थोड़ी थोड़ी जगह पे ये जो मेन मकान है जहाँ पे खेती हो रही है, ये अपने आप ही इस रास्ते को खूबसूरत बना देता है। और बारिश हो या ना हो, पूरा रास्ता अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसीलिए तो मुक्तेश्वर को मुक्ति धाम भी कहा जाता है, और यहाँ आने वाला अपने आप में ही खो जाता है। जैसे ही हमने मुक्तेश्वर की सीमा में प्रवेश किया है तो आज मुक्तेश्वर भी 15 अगस्त के रंग में रंगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है। खैर आज तो दिन ही इतना अच्छा है कि पूरा भारत ही रंगा हुआ है, तो मुक्तेश्वर तो इससे अलग कैसे रह सकता है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर के घूमते हुए। ये है मुक्तेश्वर की छटा। मुक्तेश्वर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन एज यूजुअल यहाँ पे हमेशा ही जाम लगा रहता है। अभी हम हमारा जो KNVN जो हमारा रेस्ट हाउस है हम उसमें पहुंचे भी नहीं है, और यहाँ का हाल दिखाता हूँ आपको। देखो ये बस पूरी फंसी हुई है यहाँ पे। इस बस की अभी टक्कर भी हो गई। सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है हम, और यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं। जब आगे जाएंगे तो आपको आगे के दर्शन जरूर कराएंगे आज मुक्तेश्वर के। अभी तो हम ये ट्रैफिक जाम को एंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा जाम में खड़े रहने के बाद अब हमको मौका मिला है आगे जाने का। मुक्तेश्वर अब यहाँ से है सिर्फ 2 किलोमीटर। देखते हैं कि अब हम कितनी देर में पहुँच पाएंगे। ट्रैफिक वैसे खुल गया है। अब अगर पहुँचते हैं आगे तो फिर मैं आपको अब सीधा आपसे मिलूंगा मुक्तेश्वर की पावन धरती पे। लंबी यात्रा करके, अपने आप को थका करके जब आप मुक्तेश्वर की इस सर्किल पे पहुंचते हो तो यकीन मानिए आपकी सारी थकान उतर जाती है। इस सर्किल को पार करके हम बढ़ चले आगे, जहाँ पे हमें मुक्तेश्वर के लिए जो श्रद्धालु आए थे वो दिख रहे थे। लेकिन अब इन सब को पीछे छोड़ते हुए हम चले गए यहाँ के सबसे फेमस स्टे में, सबसे फेमस रिजॉर्ट में, जो है KNVN, जो कि कुमाऊं मंडल विकास निगम का ही रिजॉर्ट है। क्यों? क्योंकि ये चौली की जाली और मुक्तेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें यहाँ पे स्टे मिल गया। तो चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस रिजॉर्ट के अंदर, क्योंकि हम पूरी यात्रा से थक चुके थे। लेकिन जैसे ही मुक्तेश्वर की धरती पे पहुँचे हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हम भगवान शिव के दर्शन करने को लालायित थे। हम पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर, और जो हमारा स्टे है वो है KNVN, जो कि यहाँ का गवर्नमेंट अथॉरिटी का है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे क्या शानदार नज़ारा है। मुक्तेश्वर की इस प्रॉपर्टी की सबसे ज़्यादा अच्छी खासियत यही है कि अगर मौसम आपको अच्छा मिला तो आपको पीछे सारी की सारी चोटियाँ दिखाई देंगी। आज है 15 अगस्त, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही कि आज अच्छी खासी धूप हमको यहाँ पे मिली है। और अभी बजे हैं लगभग 3:30। हमने अभी चेक इन किया है, और अब मैं आपको यहाँ का जो पवित्र धाम है मुक्तेश्वर धाम, मैं आपको शाम को उसके दर्शन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले हम कम से कम 1 घंटा रेस्ट करेंगे। अब हम आपको मिलेंगे सीधे मुक्तेश्वर धाम के द्वार पे। जय सिया राम। अभी बजे हैं 4:30, और अभी हम जा रहे हैं, हम सब जो भी आज यहाँ पे आए हैं, चौली की जाली
जो कि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कहा यह जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो भी माताएं बहनें उस जाली के अंदर से निकल जाती है उनको संतान की प्राप्ति जरूर होती है। ये जो पूरा ट्रैक है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा ट्रैक है। बारिश के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता है, तो आप थोड़ा संभल के आए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही है कि आज अच्छी खासी यहाँ पे धूप निकल रही है, तो हमको पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। और जब आप चौली की जाली पे पहुंचेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए अब हम मिलते हैं चौली की जाली पे। ये हम पहुंच गए हैं चौली की जाली पे, जिसका इतिहास मैंने आपको बता दिया था। ऊपर से मैं आपको पूरा इसका नज़ारा दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे चौली की जाली और सुसाइड पॉइंट। अब मैं आपको बिना रुके अगले 1 मिनट इतना शानदार नज़ारा दिखाने वाला हूँ, आप देखिए और मज़े लीजिए। यह है वो कुदरत का करिश्मा जिसको बोला जाता है चौली की जाली। ये कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो महिला इसके अंदर से निकल जाती है उसको ये आशीर्वाद मिलता है कि उसको संतान प्राप्ति होती है। साइंटिफिक मैं इसका बता देता हूँ कि अगर इसके अंदर से कोई निकल जाता है तो ये भी कहा जाता है कि उसके शरीर का ब्लड फ्लो इस तरीके से फ्लो होता है कि ऑटोमेटिकली उसके शरीर के अंदर हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और उसको कंसीव करने के अंदर मदद मिलती है। लेकिन कुछ भी कहिए, आस्था के आगे सब कुछ फेल है। तो ये है वो चौली की जाली जहाँ पे देखने में हमको ये असंभव लगता है कि कोई इसमें से कैसे निकलेगा, लेकिन भगवान शिव का नाम लेकर के इसमें से महिलाएं निकलती भी हैं और बहुत ही आस्था के साथ निकलती है। तो ये है चौली की जाली मुक्तेश्वर धाम के अंदर। अब बज चुके हैं शाम के 6 और जिस चीज के लिए मैं मुक्तेश्वर में आया हूँ, भगवान मुक्तेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए, अब मैं वहाँ मंदिर जा रहा हूँ और मैं आपको भी दर्शन कराऊंगा। और अभी आरती का टाइम है, इसीलिए हमने ये टाइम चूज किया है और आपको दर्शन कराएंगे आरती के। यह है पूरा ट्रैक जो भगवान मुक्तेश्वर है, भगवान शिव भगवान का जो मंदिर है। और इस तरफ पूरा खाने पीने का भी है, तो आप यहाँ पे अगर आते हो तो आप स्नैक्स भी ले सकते हो यहाँ पे। कहा जाता है यहाँ पांडव भी मुक्त होने आए थे। भगवान शिव यहाँ पे मुक्ति प्रदान करते हैं। यकीन मानिए यहाँ आए बाद आपको मुक्त होने का ही मन करेगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ भगवान शिव की शांति ही शांति है। यहीं पे हनुमान जी महाराज का बहुत ही सुंदर मंदिर है और भैरू बाबा का भी यहाँ पे मंदिर है। आए तो दर्शन जरूर करें।
अभी बज चुके हैं 10। अब हम मिलेंगे कल सुबह। कल का जो दिन है, कल के जो मंदिर हैं वो आज से भी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और इस व्लॉग को पूरा देखें। यकीनन मानिए आज जो मुक्तेश्वर के दर्शन हुए हैं उससे बहुत ही अच्छे दर्शन कल आपको होने वाले हैं। कल मैं आपको ऐसे मंदिरों में लेकर के चलूँगा जहाँ पे दर्शन करने के बाद आपके मन को बहुत शांति मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए व्लॉग के अंदर। अभी के लिए शुभ रात्रि। अब हम मिलते हैं कल सुबह। जय सिया राम। गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और एज़ यूजुअल हम हैं KNVN की बहुत ही अच्छी लोकेशन पे। कल रात का हमारा जो स्टे बहुत ही अच्छा रहा। भगवान मुक्तेश्वर के दर्शन किए, मन को बहुत शांति मिली। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर के चलूँगा यहाँ का जो लोकल एरिया है मुक्तेश्वर का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम चलेंगे आज के दर्शनों के लिए। तो चलिए चलते हैं मुक्तेश्वर मार्केट के अंदर। मुक्तेश्वर के सारे रास्ते आपको ऐसे ही मिलेंगे, चारों तरफ ग्रीनरी और बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी रोड। यहाँ की यही समस्या है, जो भी श्रद्धालु आते हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी गाड़ी भगवान के ही सामने चली जाए, पैदल कोई नहीं चलना चाहता। जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें यहाँ पे दिखा एक पोस्ट ऑफिस, SBI बैंक और SBI ATM, जो कि मुक्तेश्वर जैसी छोटी जगह पे होना एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। सुबह से ही श्रद्धालु आने लग जाते हैं और ये है यहाँ की एकमात्र सर्किल। यहीं से आगे जाने वाली सारी बसेस यहीं से आपको मिलेगी। अगर आप मुक्तेश्वर से बस के द्वारा भी सफ़र करना चाहते हैं तो बस यहीं से लगेगी, जो आपको नैनीताल या काठगोदाम छोड़ देगी। और ये है यहाँ का पशु अनुसंधान केंद्र, जो कि बहुत बड़ा है। मुक्तेश्वर जैसी जगह पे एक ऐसा अनुसंधान केंद्र होना बहुत ही आश्चर्य की बात थी मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे देख करके बहुत ही अच्छा लगा। ये जो ऊंचाई है वो है 7,500 फीट समुद्र तल से। और अगर मैं बात करूं यहाँ से जो बसेस लगती हैं वो जब आपको इसी सर्किल से जब आगे लेकर के जाएंगी तो आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो सारी बसेस आपको यहीं से लेके जाएगी। और यह यहाँ का मेन पॉइंट है। तो यहाँ से जो काठगोदाम की दूरी है वो है सिर्फ 69 किलोमीटर। और काठगोदाम से ही आपको दिल्ली, जयपुर और फिर और भी जो है MP, वहाँ की बसेस आराम से मिल जाएगी। इसलिए आप आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा साधन उपलब्ध है। टाइम हो चुका है 9:30। हमने कर दिया है पेमेंट और ये है यहाँ की रेट लिस्ट। और ये हैं हमारे भैया जिन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, इनकी वजह से हमको यहाँ पे स्टे मिला। इसलिए आइए यहाँ पे और एंजॉय कीजिए। अब हम चलते हैं आगे। सो टाइम हो चुका है 10:10। हम निकल चुके हैं आज सेकंड डे पे। और जो हमारा पहला जो मंदिर रहेगा वो है गोलू देवता टेम्पल, जो कि अपने यूनिकनेस के लिए फेमस है। बट वहाँ पे है क्या वो मैं आपको वहाँ चल के ही बताऊंगा। बीच में एक जगह और आएगी टी गार्डन, वो भी आपको मैं उसकी विजिट कराऊंगा। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ गोलू देवता टेम्पल के लिए। तो व्लॉग में जुड़े रहिए। और वीडियो में आप यहाँ तक अगर आ गए हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे भक्ति व्लॉग, नए भजन आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। हरे रामा राम रे रामा, रामा राम हरे हरे। गोलू देवता टेम्पल है यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर। और आज है 16 अगस्त। और अगर
आज भी मैं अगर मौसम की बात करूं तो ऐसे आज कोई बारिश नहीं है, कल तो बहुत अच्छी धूप थी यहाँ पे। और अगर मैं लिटरली बात करूं तो मौसम आज बहुत अच्छा है, हल्के हल्के बादल हैं और नज़ारा बहुत अच्छा है। अब हम 22 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचेंगे आज के हमारे पहले मंदिर में, जिसका नाम है गोलू देवता टेम्पल, जो कि अभी मैंने बताया आपको कि वो अपनी यूनिकनेस के लिए फेमस है। तो चलिए अब हम मिलते हैं सीधा गोलू देवता टेम्पल के मुख्य द्वार पे। हम गोलू देवता टेम्पल पहुंच नहीं वाले थे, लेकिन रास्ते में हमको एक बहुत ही दुख भरी खबर देखने को मिली। हमको पता लगा कि एक बड़ी कैंपर वैन थी जिसमें एक परिवार के 10 से 15 लोग थे, लेकिन वो एक एक्सीडेंट की वजह से ये जो गाड़ी है पूरी खाई में गिर गई। लेकिन जब हमें इसका कारण पता चला तो बहुत दुख हुआ। हमको पता लगा कि उसमें जो कुछ महिलाएं थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही थी, ड्राइवर थका हुआ था और उस वजह से उसने ड्रिंक करी और उसको ध्यान रहा नहीं, और वो एक छोटी सी लापरवाही की वजह से 3 लोग अपनी अमूल्य ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसी शांति की जगह पे आते हो तो जल्दी क्यों मचाते हो? अरे जहाँ 2 घंटे लगेंगे वहाँ 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ऐसा मत करो क्योंकि सबका परिवार है। आप सब घूमने आते हो, लेकिन अब देखिए किस तरीके से गाड़ी ख़त्म हो चुकी है और 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जल्दबाजी ना करें, प्यार से घूमने आए हैं तो सारी टेंशन को अपने घर पे छोड़ के आओ और इस तरीके की जल्दबाजी ना करो। गोलू देवता टेम्पल के जाने से पहले हम रुके हैं गोड़ाखाल के अंदर चाय बागान। यहाँ का बहुत ही फेमस चाय बागान है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और ऑर्गेनिक चाय यहाँ पे मिलती है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। हम अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से चाय यहाँ पे प्रोसेस होती है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए था। अगर आप मुक्तेश्वर आते हैं तो यहाँ चाय बागान में भी आ सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चाय बागान, जहाँ पे चाय की खेती होती है, पूरी प्रोसेसिंग होती है। और बाहर की तरफ शॉप है जिसको आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, सुकून मिलता है। और इस तरीके से चाय की खेती होती देखना या तो दार्जिलिंग में आपने देखा होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर भी ये बहुत ही फेमस जगह है। अब मैं आपको टाइम लैप्स से यहाँ का पूरा एक नज़ारा दिखाता हूँ, मज़ा आने वाला है आपको। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं यह है गोलू देवता का टेम्पल। इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। अच्छा लगा ना सुन के, न्याय का देवता। बहुत ही अच्छा मंदिर है और यहाँ पे एक ही प्रसाद चढ़ता है और वो है घंटियाँ। लोग बाग अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको घंटियों के अंदर बांध करके यहाँ अर्जी लगाते हैं और जो गोलू देवता है वो न्याय करते हैं। तो चलिए आपको अब दर्शन कराते हैं गोलू देवता। जगह का नाम तो है घोड़ाखाल। घोड़ाखाल गोलू देवता हैं जो कि बट्टुक भैरव के अवतार हैं। ये नैनीताल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ऐसा है कि छोटी छोटी घंटियां प्रसाद रूप में चढ़ाई जाती हैं और घंटा जो चढ़ता है वो मनोकामना पूरी होने के बाद चढ़ाया जाता है। मनोकामना मन से भी मांग सकते हो, ऐसे आप लिख के भी लेटर लगा सकते हो, और आपको कुछ ना मांगना हो तो ऐसे खुशी से भी चढ़ा सकते हो अपने अपने परिवार के नाम से। ऐसा रहता है। यहाँ पर सबसे बड़ा घंटा 525 किलो का है, मतलब ऐसे लाखों लाखों रुपए के लाखों ऐसे लगे हैं इस तरह से। और प्रसाद ये चढ़ता है गोलू देवता को मेन मंदिर में, और काला वाला जो है काल भैरव को चढ़ता है, वहाँ काल भैरव भी ऐसा रहता है। तो जो भी आए यहाँ पे भैया की शॉप है, आप यहाँ से घंटियाँ वगैरह प्रसाद ले सकते हैं। बहुत अच्छे भैया हैं। अब हम चलते हैं अंदर मंदिर के अंदर। जब हम ऊपर पहुंचे तो बारिश भी शुरू हो चुकी थी और यहाँ पे यकीन मानिए करोड़ों करोड़ों घंटियाँ हैं। जब हम आगे चले तो हमें भूल भुलैया सी लग रही थी, झुक करके चलना पड़ रहा था। और घंटियों के बीच में से ही हमने गोलू देवता के दर्शन किए और उनके हाथ जोड़े और सबकी सुख समृद्धि की हमने कामना की। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। फाइनली दर्शन करके हम आ गए हैं गोलू देवता टेम्पल के।
जैसा कि इनको न्याय का देवता कहा जाता है, लेकिन ये भूल भुलैया वाले भी देवता हैं। इतनी भीड़ थी, घंटियों के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअल में आज संडे है इसलिए भी भीड़ है, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर आप आते हैं तो गोलू देवता टेम्पल जरूर आइए। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा नीम करोली बाबा के कैंची धाम, जो कि सबका सपना होता है आना। तो चलिए अब चलेंगे कैंची धाम। गोलू देवता टेम्पल से हम निकल चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है और जो गोलू देवता टेम्पल है वहाँ से नीम करोली बाबा हम जा रहे हैं। वहाँ की दूरी है लगभग 15 किलोमीटर। और जिस तरीके से भीड़ हमको यहाँ पे मिली है आज, तो पूरा चांसेस है कि बाबा के वहाँ पे भी भीड़ रहने वाली है। तो इस 15 किलोमीटर के सफ़र को तय करने के बाद हम मिलते हैं नीम करोली बाबा के दिव्य स्थान पे। तब तक आप ब्लॉग में ज़रूर जुड़े रहें और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाएं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम। और एक्चुअल में भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हमने जो शॉर्ट रास्ता लिया है नीम करोली बाबा के मंदिर के अंदर जाने का। तो एक बार मैं आपको पूरा रास्ता दिखा देता हूं। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर ही है। ये छोटा पगडंडी वाला रास्ता है, प्रॉपर बना हुआ है। आप पैदल आराम से जा सकते हैं अगर ऊपर आपकी गाड़ियाँ स्ट्रक भी हो, ट्रैफिक हो भी तो। अब हम सीधा मंदिर के पास पहुंचेंगे। ये पूरा रास्ता है नीम करोली बाबा का। मेरे पीछे आप नीम करोली बाबा का मंदिर देख रहे होंगे। अंदर मोबाइल रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यहाँ पे जब बाबा जी खुद रहते थे तब वो शांति के लिए एक अच्छा स्थान था। लेकिन अब जो यहाँ पे भीड़ है जिस तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे शांति के अलावा सब कुछ है। कॉमर्शलाइजेशन है और अंदर हनुमान जी महाराज का, राधा रानी का, भगवान कृष्ण के मूर्तियाँ प्रतिस्थापित हैं। उनको आप देखने के लिए अंदर जा सकते हैं। हाँ, ये है कि एक दिव्य स्थान है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे नीम करोली बाबा खुद पूजा करते थे हनुमानगढ़ी धाम में, वहाँ पे हनुमान जी महाराज का मंदिर है। तो आप लोग यहाँ पे आएँ चाहे ना आएँ, अच्छा स्थान है, बट आप वहाँ पे ज़रूर जाएँ। वहाँ जाना ज़्यादा वर्थ रहेगा क्योंकि वहाँ पे हमारे बालाजी महाराज का स्थान है, जिनकी पूजा जो नीम करोली बाबा है वो खुद भी किया करते थे। मैं आया हूँ यहाँ पे तो मुझे ऐसे कुछ एनर्जी का अनुभव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एनर्जी मुझे यहाँ पे मिसिंग लगी। फिर भी विश्व प्रसिद्ध स्थान है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। सनातन धर्म का स्थान है तो यहाँ पे आपको आना चाहिए। लेकिन आप हनुमानगढ़ी जरूर जाएं, जहाँ पे अब मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ हनुमान जी महाराज के। जय सिया राम। नीम करोली बाबा से नैनीताल का जो ये रास्ता है बिल्कुल चेंज हो चुका है। चारों तरफ फॉग ही फॉग है। इसीलिए कहते हैं कि उत्तराखंड के मौसम का कभी कोई भरोसा नहीं है। कभी धूप, कल धूप थी जब हम मुक्तेश्वर थे, फिर बारिश आई और अभी पूरे रास्ते पे फॉग है इस तरीके से। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि अगर आपको एक्चुअल में आनंद लेना है तो आपको मॉनसून में ही आना चाहिए। वो अलग बात है कि आपको थोड़ी सेफ्टी रखनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी तो भगवान रखेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर पत्थर भी गिरेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए आइए, देखिए अचानक से कैसे मौसम बदल गया और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं नैनीताल नैना देवी मंदिर के अंदर। जैसे ही हम नैनीताल में एंटर हुए, हमारा स्वागत किया भीड़, ट्रैफिक और गाड़ियाँ।
यकीन मानिए नैनीताल अब सिर्फ नाम का नैनीताल रह गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है नैनी झील। इसको पार करके ही हम जाने वाले हैं नैना देवी टेम्पल के लिए। क्यों? क्योंकि हमको आज नैना देवी मंदिर के दर्शन करने थे, इसलिए हमको नैनीताल के अंदर एंटर होना पड़ा। भीड़ इतनी ज़्यादा थी जैसे यकीन मानिए सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिल रहा हो। बस एक चीज़ अच्छी थी, वो था यहाँ का मौसम। ये है हमारे सामने माँ नैना देवी का मंदिर। कहते हैं कि ये नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है, और अगर आप नैनीताल आते हैं तो आपको माँ नैना देवी के मंदिर में ज़रूर आना चाहिए। चलिए अब आपको अंदर दर्शन कराते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। हमें अभी नैना देवी टेम्पल के अंदर, और ये पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं इतना प्यारा। दर्शन हमको बहुत अच्छे हुए। फ़ोटो वीडियोग्राफी वहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए हमने नहीं की। पिछले 10-12 सालों में ये मंदिर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। अगर आप नैनीताल आते हैं तो आप नैना देवी मंदिर ज़रूर आएँ। अब हम जाएंगे हनुमानगढ़ी, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्थान है, हनुमान जी का मंदिर है। तो अब हम चलेंगे हनुमानगढ़ी टेम्पल। जय सिया राम। ये है यहाँ की बाल मिठाई, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने टेस्ट करने के लिए इसको भी लिया, और इसी का हमने प्रसाद चढ़ाया माता जी को। फाइनली नैना देवी मंदिर से हम दर्शन करके निकल चुके हैं। अगले 3 किलोमीटर के बाद बहुत ही दिव्य स्थान हनुमानगढ़ी, जहाँ पे हमारे बालाजी महाराज का मंदिर है नैनीताल के अंदर, हम वहाँ जा रहे हैं। और वो हमारे इस टोटल 2 दिन की इस धार्मिक यात्रा का नैनीताल और मुक्तेश्वर का आखिरी मंदिर है। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं हनुमानगढ़ी, मुश्किल से 3 किलोमीटर के बाद। हम खड़े हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर, जो कि एक बहुत ही विश्व विख्यात मंदिर है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पे नीम करोली जो बाबा हैं वो यहाँ पे खुद जो बालाजी महाराज की आराधना करते थे। तो चलिए अब आपको मैं दर्शन कराता हूँ हनुमानगढ़ी मंदिर के, बालाजी मंदिर के। चलिए मेरे साथ। अगर आपको शांति का अनुभव करना है तो हनुमानगढ़ी जरूर आएं। यहाँ पे आपको नीम करोली बाबा की उपस्थिति का भी आभास होगा। हम हनुमानगढ़ी से निकल चुके हैं, और अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैंची धाम है, कैंची धाम की और यहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ पे जमीन आसमान का अंतर है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कैंची धाम आते हैं तो आप हनुमानगढ़ी जरूर आइए, क्योंकि जो ऊर्जा का अनुभव आपको यहाँ मिलेगा, जो एक्चुअल में जो बाबा नीम करोली की आपको उपस्थिति यहाँ मिलेगी, वो कैंची धाम में भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्रसाद है, भंडारा है, वो शुद्धता से भरा हुआ लाजवाब है। हनुमानगढ़ी हमारे इस पूरी यात्रा का सबसे अच्छा पड़ाव था। इसके बाद हम पहुंचेंगे काठगोदाम, जहां से है हमारी बस, और उसके बाद हम जाएंगे जयपुर। मुक्तेश्वर नैनीताल की इस 2 दिन की आध्यात्मिक और प्राकृतिक यात्रा में मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अब बहुत जल्द हम मिलेंगे फिर से एक नए मंदिर के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहें। तो बोलिए जय जय सिया राम।